As we have previously done, there were two lineage, एक myeloid lineage है और एक lymphoid lineage है. Does anybody has any problem के इसके अलावा कोई और lineage है lymphoid B और T cell बना रही है और myeloid lineage बना रही है आपके red blood cells granulocytes. अब granulocytes वो होते हैं जिनके अंदर granules होते हैं basophils, neutrophils और eos और platelet बना रही है. अब myeloid lineage में जो disorders हैं एक है myeloproliferative. Myeloproliferative means myeloid lineage proliferate करिए. अब उसके अंदर 3 components थे myeloid lineage के अंदर. अगर रेड सेल प्रोलिफरेट करेंगे तो पोलीसाइथीमिया वेरा हो जाएगा. अगर प्लेटलेट्स प्रोलिफरेट करेंगी तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा. और अगर आपका ग्रेनुलोसाइट प्रोलिफरेट करेंगे तो सीएमएल होगा, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया. अच्छा, ये आगे जाके डिफरेंशिएट होने के बाद प्रोलिफरेट करेंगे. अगर वो पहली ब्लास्ट बनाना शुरू कर देते हैं तो वो एक्यूट आ जाएगा. तो हमारा हॉलमार्क था एक्यूट ल्यूकीमिया को आइडेंटिफाई करने का, ब्लास्ट को आइडेंटिफाई करना पेरिफेरल फिल्म में और बोन मैरो बायोप्सी में. कितने ब्लास्ट हो तो हम उसको कहते थे कि ओके दिस इज एक्यूट ल्यूकीमिया. कितनी परसेंटेज थी ब्लास्ट की? What was the percentage of blast we were looking in peripheral film in bone marrow? 20 से ज्यादा. ठीक है, एक्यूट केसेस में ब्लास्ट में राइज होगा. अगर ब्लास्ट माइलॉइड लीनिएज के हैं तो एमएल हो जाएगा. अगर ब्लास्ट सेल्स लिम्फोइड लीनिएज के हैं तो एएलएल हो जाएगा. ठीक है, अब सीएमएल है, इसमें क्या होता है? डिसरेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स होती है. सिंस अब कोई चीज क्रॉनिक है तो वो स्लो है, स्लोली ग्रो करेगी. ठीक हो गया, इंसीडियस होगी, ग्रेजुअली हो रही होगी और ओल्ड एज में हो रही होगी. ALL was mostly common in younger age group. अब इसकी पी फिल्म में हमें क्या मिलेगा? अभी बताया है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, न्यूट्रोसाइट्स बढ़ गए, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट बैंड सब बढ़ गया. बेसोफिल बढ़ गया. बेसोफिल जब भी इंक्रीज होता है, नॉर्मली कितनी परसेंट होती है नॉर्मल पर्सन में बेसोफिल की? जब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, डीएलसी करते हैं, तो उसमें कितनी परसेंट होती है ल्यूकोस? न्यूट्रोफिल्स की बताओ, लिम्फोसाइट्स की बताओ, मोनो बताओ, ईओ बताओ, बेसो बताओ. न्यूट्रो की होती है 40 to 60, लिम्फो की होती है 20 to 40, ईओ की होती है 1, बेसो की होती है 0.5 to hardly 1%. They don't usually exist in our DLC. DLC में जैसी बेसोफिल आते हैं ना, तो इसका मतलब है CML का पेशेंट है वो. ठीक है, साथ में माइल्ड एनीमिया भी होगा और प्लेटलेट काउंट भी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज माइलोप्रोलिफरेशन हो रही है. अब बुक में लिखा हुआ है कि एक तो ये ग्रेनुलोसाइटिक सीरीज इंक्रीज हो रही है, इसमें माइलोप्रोलिफरेटिव स्टेम सेल का डिसऑर्डर है और कौन सी चीज? ग्रेनुलोसाइट इंक्रीज हो रहे हैं. इफ आई से माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हुआ है और प्लेटलेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो व्हाट विल इट बी? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा. और अगर रेड सेल इंक्रीज हो रहे होंगे तो पोलीसाइथीमिया हो जाएगा. अगर हम कहें ग्रेनुलोसाइट इंक्रीज हो रहे हैं तो वो CML होगा, ग्रेनुलोसाइट सीरीज इंक्रीज हो रही है. इसको मार्क कर लो. अच्छा, इसके बाद इसमें जो हॉलमार्क इसका फीचर है वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वाज आल्सो अ बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर फॉर ALL. ठीक है, उसके गुड और बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स किए थे और AL में अगर आप करवाओ उसके इम्यूनोटाइपिंग और क्रोमोसोम मार्किंग कराओ, इसमें आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिल जाए तो इट वाज अ बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर. लेट मी टेल यू व्हाई. अब जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है वो शॉर्टेंड वर्जन है 22 का और उसके साथ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाती है क्रोमोसोम 9 की. इस पे क्या होता है? BCL ABL फ्यूजन हो जाती है और ट्रायोसिन काइनेज एक्टिविटी हो जाती है. इससे क्या होता है? प्रोलिफरेशन, जो ऑन्कोजीन है, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और सर्वाइवल ऑफ ट्यूमर सेल इंक्रीज हो जाता है. किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम फिलाडेल्फिया का?
ये वो पूछते हैं कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हॉलमार्क इसका क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का, उसमें बीसीएल एबीएल फ्यूजन होती है, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब जो हम इसकी मेडिसिन देंगे ना सीएमएल की, उसमें क्या करेंगे, इसका इनहिबिटर दे देते हैं, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी का इनहिबिटर। उसके बाद क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन डिक्रीज हो जाएगी और ट्यूमर सेल विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अब अगेन इसके 3 फेजेस होते हैं, क्रॉनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज, ब्लास्ट फेज। अब द थिंग इज, क्रॉनिक फेज में तो हम टायरोसिन काइनेज जो कि इमिटिनिब थेरेपी है वो दे के आराम से पेशेंट को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ सकते हैं। एक्सेलरेटेड फेज जो होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, उसमें ये बताना होता है कि व्हाइट ब्लड सेल कितने कितने होते हैं। न्यूट्रोफिल ऑलमोस्ट 60% होते हैं, लिम्फोसाइट ऑलमोस्ट 20 to 40% होते हैं, मोनोसाइट ऑलमोस्ट 10% होते हैं, 8 to 10%। इयोसिनोफिलिया 1% होते हैं, ज्यादा होते हैं इन एलर्जीज लाइक हे फीवर। उसके बाद आपका आ गया बेसो। बेसो तो 0.5 ऑलमोस्ट नील होते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब है 100% द पर्सन इज हैविंग सीएमएल। डीएलसी बताया, डिफरेंट डीएलसी बोला है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, जब टीएलसी पूरी अगर आ रही है आपकी, सपोज आ रही है 15,000, तो उसमें कितने कितने कौन से सेल हैं उसकी परसेंटेज जब निकालते हैं तो उसको डीएलसी कहते हैं। अच्छा इधर, अब क्रॉनिक फेज में तो आराम से हम टायरोसिन काइनेज देते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाता है पेशेंट। एक्सीलरेटेड फेज में हम सेकंड लाइन देखते हैं टायरोसिन काइनेज, नीलोटिनिब। और ब्लास्ट क्राइसिस क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, ये डिजीज जो है वो एक्यूट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसमें ब्लास्ट सेल आने लग जाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, जब कीमो लग रही होती है, उसको टायोसिन काइनेज दवाई दे रहे हैं हम, तो पेशेंट की हम बिफोर गिविंग कीमो हम चेक करते रहते हैं कि ब्लास्ट क्राइसिस में तो नहीं जा रहा, या एक्सीलरेटेड फेज में तो नहीं जा रहा। अगर ब्लास्ट क्राइसिस में जा रहा है तो वो एक्यूट लुकीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड बी माइलोब्लास्टिक वाली लीनिएज और लिम्फोब्लास्टिक। मोस्ट 70% ऑफ द टाइम वो एएमएल में कन्वर्ट होता है एज कम्पेयर टू एएलएल। अगर ब्लास्ट क्राइसिस में जा रहा है तो हमें उसको सारी दूसरी वाली जो हमारी एएमएल की थेरेपी थी उसके ऊपर डालना पड़ेगा उसे। अब क्लिनिकल फीचर्स विल बी लिथार्जी, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गाउट क्योंकि हायर सेल टर्नओवर है, स्वेटिंग होगी, कुछ पेशेंट एसिम्टोमेटिक होंगे। अच्छा लेट्स स्टॉप, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या चीज रिपीट करनी है। ब्लास्ट क्राइसिस क्या होता है, अच्छा ब्लास्ट क्राइसिस ये होता है कि सीएमएल इज अ स्लो इंसिडियस ग्रेजुअल ऑनसेट। और सीएमएल में हो क्या रहा था, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर था ग्रेनुलोसाइट्स का। बट समटाइम्स इफ इट कंटिन्यूज, ये माइलोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएंगे, ब्लास्ट ज्यादा आ जाएंगे और ये एक्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीबीसी करके हम देखते रहते हैं ब्लड फिल्म में कि अगर उधर आ रहा है, ब्लास्ट सेल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो उसका मतलब वो एक्यूट में कन्वर्ट हो गया। डिजीज विल बी इन स्वेरर फॉर्म में, एक्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्यूट ल्यूकीमिया में अगर ब्लास्ट सेल आ जाएगी। क्राइटेरिया फॉर एक्यूट ल्यूकीमिया इज ब्लास्ट ग्रेटर देन 20%। तो जब आप थेरेपी दे रहे हो इनको टायरोसिन काइनेज, तो उसमें चेक करते रहो उसकी पेरिफेरल फिल्म करा के कि उसमें ब्लास्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, फुल ब्लड काउंट कराएंगे, एनीमिया आ जाएगा, ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होगा, प्लेटलेट काउंट कुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। लेकिन जब ब्लड फिल्म कराएंगे तो उसमें ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर्स जो होंगे, माइलोब्लास्ट टू मैच्योर न्यूट्रोफिल्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, बेजोस नजर आएंगे। एंड बेजो इज अ बैड प्रोग्नोस्टिक, बेजो तो ज्यादा टेंस टू इंक्रीज इन डिग्रीज, जैसे प्रोग्रेस करती है तब आते हैं, और इट्स अ बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर अगर बेजोस मिल जाते हैं। अच्छा ब्लास्ट सेल आएंगे लेकिन वो लेस देन 10% होंगे। अगर वो 20 हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ब्लास्ट क्राइसिस में चला गया है, तो फिर आपको उसकी कीमो को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बोन मैरो करवाएंगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस, क्रोमोसोम एनालिसिस करवा के फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के लिए चेक करेंगे।
जिसमें प्रेजेंस बीसीआर एबीएल जीन होगा तो उसको टायरोसिन काइनेज थेरेपी पे डालना है। उसके बाद एलडीएच रेज होगा, जब भी मैंने बताया सेल ब्लड सेल ब्रेक डाउन करते हैं तो एलडीएच इंक्रीज होता है। यूरिक एसिड रेज होगा अगेन क्योंकि सेल का ब्रेक डाउन इंक्रीज हो रहा है। अब मैनेजमेंट में क्रॉनिक फेज में तो हमने टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स देने हैं। ये लिखे में फर्स्ट लाइन इमिटिनिब नीलोटिनिब देते हो आप जब एक्सेलरेटेड फेज में होता है। उसके बाद अगर इसी में क्रॉनिक फेज में ही आपने इफ द टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स आर नॉट वर्किंग, पहले इससे पहले जब हमारे पास टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर वाली बातें नहीं थी तो हम हाइड्रोक्सी कार्बामाइड और इंटरफेरॉन्स देते थे। इंटरफेरॉन्स हम देते थे जो द वुमेन हु वर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग सीएमएल। अब जो हाइड्रोक्सी कार्बामाइड जो हाइड्रोक्सी यूरिया होता है ना, वो माइलोसप्रेसिव एजेंट होता है। एक तो हम इसको एक और एनीमिया में देते हैं। कौन से एनीमिया में हम देते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया? सिकल सेल एनीमिया में हम देते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में देते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया क्योंकि हीमोग्लोबिन एफ की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज कराता है ताकि सिकलिंग ना हो। और हाइड्रोक्सी यूरिया को हम सीएमएल में इसलिए देते हैं क्योंकि माइलोसप्रेसिव एजेंट है वो और डिक्रीज करवाता है। और इंटरफेरॉन क्या करता है? वो रिड्यूस करवाता है ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ल्यूकेमिक सेल। अब एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट फेज में हम क्या करेंगे? एक्सेलरेटेड फेज में तो नीलोटिनिब देंगे हम, और ब्लास्ट में हम क्या करेंगे? जो हम पुरानी वाली अपनी थेरेपी देते हैं, अगर किसी को एएलएल हो एएमएल हो, पहले डिटरमिन करेंगे कि उसको कौन से वाला जो है ब्लास्ट क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, माइलॉइड लीनिएज का हुआ है या लिम्फोसिटिक लीनिएज का हुआ है, और उसके बाद हम उसको थेरेपी देंगे। अच्छा, एक और बात बतानी है। जब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमारे पास एएल में था तो उसमें भी तो बीसीआर एबीएल फ्यूजन हो रहा था, टायरोसिन काइनेज हो रहा था। तो उसकी थेरेपी में इफ यू चेक द थेरेपी, ये देखो इमिटेनिब उनमें भी दे रहे थे एएलएल में, अगर आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव आ जाता था। ये बात मार्क कर लो, एएलएल में भी एक तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम अगर पॉजिटिव आ जाता तो मतलब बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर था। ठीक हो गया। बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर होने के साथ आपने थेरेपी में इमिटेनिब जो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है एएलएल में भी देना शुरू कर देना था। ये देखो इमिटेनिब ओरल स्टार्ट कर देना था। इज दिस क्लियर? देखो क्रॉनिक फेज जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें फिटीग, मलेज, वेट लॉस, स्प्लीनोमेगैली और फ्यूअर देन 10% आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्लास्ट सेल्स होते हैं। एक्सेलरेटेड फेज मंथ्स तक लास्ट करते हैं और इसमें नीलोटिनिब देते हैं। क्रॉनिक फेज में इमिटिनिब पे रखते हैं। ब्लास्ट क्राइसिस होता है जब आप चेक करो सीबीसी विद पी फिल्म और उस पे आ जाए ब्लास्ट। एएमएल में जरूरी है कि एएमएल वाला जो कन्वर्जन होता है ब्लास्ट क्राइसिस में वो 70% होता है, और लिम्फोब्लास्ट वाला एएलएल कन्वर्जन जो होता है वो 30% होता है। अच्छा, अब एक बात थी बेजोफिल का क्या है। बेजोफिल जो होते हैं एक तो बहुत कम होते हैं आपकी डीएल्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमारा, और अगर वो होते हैं तो वो क्या करते हैं? एंजियोजेनेसिस कराते हैं, फाइब्रिनोजेनिक और इम्यून मॉड्यूलेट करते हैं, स्टेम सेल साइटोकाइन से इंक्रीज करवाते हैं एंजियोजेनेसिस। और ये सारी चीजें क्या करती हैं? सीएमएल में इन्वेजिव उसकी नेचर को इंक्रीज करवा देती है। उसकी इन्वेजिव नेचर को स्टेम सेल सीएमएल की को इंक्रीज करा देती है। ये बेजोफिल है। ये देखो इसके ये ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब एक काम हमने ये करना है कि सीएमएल में डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हुआ है, तो सो डज इन लिकोमॉइड रिएक्शन। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें? दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें कि सीएमएल में भी डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हुआ है और लिकोमॉइड रिएक्शन में भी हुआ है? कल भी बताया था, एक स्टेन से करते हैं हम टेस्ट। वो स्टेन होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्टेन। अगर आपके सेल नॉर्मल है
तो उसमें ये प्रॉपरली प्रेजेंट होगा। और अगर न्यूट्रोफिल्स सही नहीं बने हुए मेलिग्नेंट टाइप के हैं जैसे कि सीएमएल में, तो उसमें ये एंजाइम एब्सेंट होगा, इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। अच्छा, अब दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर मेरा एल्कलाइन फॉस्फेटेस टेन कराते हैं, ठीक है, वो ज्यादा आएगा, नॉर्मल आएगा या कम आएगा? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन मेरा। अगर एएलपी स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा? मेरा नॉर्मल आएगा। ज्यादा आएगा अगर मुझे इन्फेक्शन होगी, ठीक है। कम आएगा अगर ऑल्दो मेरी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रही हो, अगर मुझे लुकीमिया और सीएमएल वाला, तो कम आएगा। अब एक हो गया नॉर्मल स्कोर। इन्फेक्शन हो आपको शदीद किस्म की, जिसमें लेफ्ट शिफ्ट हो, जिसमें आपकी न्यूट्रोफिल बढ़ जाए, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपको लुकीमिया है सीएमएल वाला, तो उसमें एलपी डिक्रीज आएगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ऑल तो इंक्रीज होंगे न्यूट्रोफिल्स, लेकिन उनके अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होता है। अब ल्यूकोमाइड रिएक्शन में सप्लीनोमेगैली नहीं होगी, एलएपी स्कोर ज्यादा आएगा और इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। आगे अब हमने करना है सीएलएल, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अच्छा, एक और मैंने बात बताई थी, सीएमएल की ना मीडियन एज होती है 40 टू 45 ईयर का पेशेंट आता है। और सीएलएल की जो है ना, ये बूढ़ों की है, मेल प्रिडोमिनेंस है इसमें 2:1, और 60 इयर्स में ये होता है, ठीक है। और वो भी इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, एनीमिया, इन्फेक्शन, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, नाइट स्वेट, वेट लॉस लेटर ऑन। इसमें क्या होता है कि बोन मैरो क्या नए नए ना इमेच्योर से लिम्फोसाइट्स बना बना के भेज रही है। अब वो नई बना के भेज रही है, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और ये स्मज हो जाते हैं। मैं लैब स्कोर दोबारा रिपीट कर दूंगी। अभी एएलएल सुनो। एएलएल में क्या होता है कि बोन मैरो क्या कर रही है, न्यूली लिम्फोसाइट्स बना बना के भेज रही है, और वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वो स्मज हो जाते हैं। लिम्फोसिटिक काउंट जो है इसमें इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बी सेल के ऊपर मार्कर्स बताए थे और टी सेल के ऊपर बताए थे। जो टी सेल के ऊपर थे वो लेसर नंबर वाले थे, बी सेल के ऊपर कौन से थे, 10, 19, 20 वाले, 20s की रेंज में थे। ये याद है कुछ जो कल हमने मार्कर्स किए थे? ये देखो, लिम्फोसाइटिक एंटीजन प्राइमरी बी सेल में 10, 19, 20, 21, 20, 23, और टी सेल में 1 till 8 थे। अच्छा, जब ये बोन मैरो नए नए लिम्फोसाइट्स बना के भेज रही है, इनकी ना डिफरेंशिएशन हो रही है, ना इनके मार्कर्स अच्छे लगा के भेज रही। बी सेल के ऊपर CD5 वाला 60 इयर्स का एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आता है, जब सीबीसी कराते हैं उसको ऐसे वेग से फीचर्स होते हैं, वेट लॉस हो रहा है, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं। और जब सीबीसी कराओगे तो उसमें लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली कितना है लिम्फोसाइट काउंट इन डीएलसी, इन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में लिम्फोसाइटिक काउंट कितना होता है? 20 to 40 होता है, ठीक है। 40 इन इन्फेक्शन टीबी वगैरह में, इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब होगा, अगर ओल्ड एज पेशेंट हो तो वो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, फीवर स्वेट्स वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इसमें मेच्योर लिम्फोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाएगा, बी सेल के मार्कर्स और टी सेल के मार्कर्स सारे खराब होंगे, ना उनकी मेच्योरेशन हो रही होगी, ना वो सही तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकेंगे। ऑल द लिम्फोसिटिक काउंट इतना ज्यादा इंक्रीज आएगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर सकते। फंक्शन नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका प्लाज्मा सेल्स होते हैं, उसमें एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, हाइपोगेमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा।
साथ में क्या होता है इसमें ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होता है। इसमें ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया इसलिए होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बना लेता है जो नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं अगेंस्ट दीज सेल्स, वो इनको भी अटैक कर रहे होते हैं, साथ रेड ब्लड सेल्स को भी अटैक कर रहे होते हैं, और डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। डायरेक्ट डायरेक्ट और उसके बाद ये जो लो क्वालिटी के होते हैं ना, वो इतने पेरिफेरल फिल्म पे आप देखोगे कि इतने लो क्वालिटी के बोन मैरो इमेच्योर सेल बना बना के भेज रही होती है कि ये देखो, ये लिम्फोसाइट है, ये स्मज सेल है, स्मज हो रहे हैं। ये हमें मिलेंगे CLL में। ओल्ड मैन होगा। हाइपोग्लोबिन गैमा ग्लोबिनीमिया क्यों हो रहा है, इसका मतलब एंटीबॉडीज नहीं बन रही। बैक चलो, वेयर वी डिड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखो, ये आपकी होगी लिम्फोइड लीनिएज, ठीक है। एक टी सेल होते हैं, बी सेल होते हैं, बी सेल आगे प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज, ठीक हो गया। अब इनकी ना डिफरेंशिएशन हो रही, इमेच्योर बोन मैरो इमेच्योर और खराब सेल फ्रेजाइल है, ये इमेच्योर है, नई वे बना के भेज दी, तो उन पे कोई प्लाज्मा वगैरह एंटीबॉडीज नहीं बनती, तो हाइपोगैमा ग्लोबिनीमिया हो गया। एक एंटीबॉडी बनती है, सपोज हमारे पास IgG होती है, IgA होती है, IgM होती है, सिर्फ एक बने जा रही है, एक से तो नहीं होता, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, हर एक हमें एक कोई म्यूकोजल एंटीबॉडी होती है हमारी, कोई प्लेसेंटा क्रॉस करती है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ एक ही बनेगी एंटीबॉडी और वो भी खराब, तो वो हाइपोग्लाइगैमा ग्लोबिनीमिया हो गया। डिफरेंशिएशन नहीं हो रही, बस इमेच्योर बना बना के भेज रहे हैं बी सेल और टी सेल। और इसमें ऑटोइम्यून एनीमिया इसलिए हुआ है कि ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो बनाते ट्यूमर सेल्स नहीं है, नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स बनाते अगेंस्ट दीज सेल्स टू किल दीज सेल्स। उसके बाद तीसरी फाइंडिंग हमें मिलती है स्मज सेल्स, फ्रेजाइल नईव इमेच्योर सेल्स आ रहे होते हैं और वैसे करके स्मज हो रहे होते हैं, जब पेरिफेरल फिल्म पे आप देखते हो तो ये करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। अच्छा, इनकी स्टेजिंग ये है कि स्टेज ए पे ना एनीमिया होता है, ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, सिर्फ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होती है। इस स्टेज पे कोई ट्रीटमेंट हम देते ही नहीं, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ट्रीटमेंट ही नहीं करते। स्टेज बी जो होता है 30% ऑफ द पेशेंट में होता है, इसमें ना एनीमिया होता है, ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, लेकिन 3 लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिल जाती है हमें। और स्टेज सी में क्या होता है, एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, और इसमें हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहती है, ठीक है, अगर आपको एविडेंस नहीं है कोई कि बोन मैरो में आ रहा है, या फिर मैसिवली प्रोग्रेसिव लिम्फेडिनोपैथी नहीं हुई, सिम्टम्स नहीं आए, तो हम तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। अगर बोन मैरो फेलियर हो, बोन मैरो फेलियर कैसे पता चलेगा, जब एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाने लग जाएगा, ठीक है। अब इन केसेस ऑफ एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लिम्फेडिनोपैथी और बी सिम्टम्स हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या करना होता है हमने, एनीमिया क्यों हो रहा है, अभी बताया, एनीमिया तो ऑटोलिटिक एनीमिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों है, क्योंकि बोन मैरो एग्जॉस्ट हो जाएगी एक ही लीनिएज के इमेच्योर सेल बना बना के, तो इट विल स्टॉप मेकिंग प्लेटलेट्स एज वेल। इनिशियली नहीं आता थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब बोन मैरो एग्जॉस्ट होने लग जाती है तब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आता है। एनीमिया इसमें हीमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, अगर 70, हमने अब क्या देने हैं, अगर फिट है पर्सन 70 ईयर ओल्ड है, तो उसमें हमने साइक्लोफॉस्फामाइड, फ्लूडर्बिनिन और रिटुक्सीमैब देनी है। और अगर वो नहीं है फिट, तो इसमें ओरल क्लोरएम्ब्यूसिल भी ऐड करनी है। Usually there is no treatment given in CLL unless we start seeing symptoms, anemia, thrombocytopenia, और ये नॉर्मल सेल सर्वाइवल रहता है। सर क्वेश्चन इसको सॉल्व करो, which of the following treatment option would be used in management of a patient with stage 1 CLL? कैसे पता चला कि ए है?
स्टेज 1 में नो एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नीदर आर कोई सिम्टम। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे करेंगे कि 70% लोगों में यही वाला होता है। देखो इसका ट्रीटमेंट ब्रेकडाउन ऐसे हो रहा है कि अगर सिर्फ ओनली वाइट सेल एलिवेटेड है, ठीक है, और या एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड है, तो उसको आपको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। एडवांस स्टेजेस में आप ऐड करते जाते हो। फ्लूडार्बिनिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। अगर ऑटो इम्यून हेमोलिसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलता है तो आप प्रेडनिसोन देते हो और रिटुक्सी मैप देते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और दूसरा, एक तो बोन मैरो एग्जॉस्ट हो रही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, और बोन मैरो आल्सो स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग ऑटोइम्यून, आईटीपी भी स्टार्ट हो जाएगा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट्स 2। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया? फ्लूडेराबीन। फ्लूडेराबीन इज ड्रग ऑफ चॉइस। साथ में prednisone to stop autoimmune hemolytic anemia और rituximab इन एडवांस स्टेजेस, जो कि स्टेज 3 में आप देते हो। Try to solve this question. A 50-year-old man presented to OPD with weakness, shortness of breath, weight loss, fever for last 1 month. 50-year-old. On examination, he was pale looking with no lymphadenopathy. Spleen was moderately enlarged. Hemoglobin Sati, TLC 80,000, neutro 7, lympho 15, platelet count also raised. What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? And give two other causes of large spleen. लिम्फोसाइट का ये डीएलसी दी हुई है। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड ल्यूकोसाइट काउंट। न्यूट्रोफिल 70 है, लिम्फोसाइट 15 है, तो उसका ज्यादा कैसे है? नॉर्मल है ये, लिम्फोसाइट्स नॉर्मल है। तो ग्रेनुलोसाइटिक लीनिएज इंक्रीज हुई है ना, न्यूट्रोफिल है ना इसमें, ग्रेनुलोसाइटिक लीनिएज। ग्रेनुलोसाइटिक लीनिएज इंक्रीज हुई है ना। ग्रेनुलोसाइटिक लीनिएज में कौन से 3 सेल्स आते हैं? ग्रेनुलोसाइटिक लीनिएज में कौन से 3 सेल्स आते हैं? न्यूट्रो, बेसो, वो इंक्रीज हुई है। अब बताओ इसका क्या डायग्नोसिस बनेगा? एक तो ये होना चाहिए क्रॉनिक समथिंग, क्योंकि ये है 50-year-old, बट AML आल्सो हैपेंस इन 42। लेकिन AML को डायग्नोस करने के लिए आपको चाहिए थे ब्लास्ट ग्रेटर देन 20%। AML भी इसी एज में होता है। अब आगे हमारे पास CLL और CML। CLL हो ही नहीं सकता क्योंकि लिम्फोसाइट तो उसने 15% दे दिए। ऑप्शन बाय एक्सक्लूजन भी हमारे पास CML बचती है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये CLL नहीं हो सकता क्योंकि लिम्फोसाइट तो कम है। ये CML है, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज है, ग्रेनुलोसाइटिक लीनिएज इंक्रीज है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अदर कॉजेज ऑफ लार्ज स्प्लीन? क्या कैसे होती है स्प्लीन एनलार्ज? स्प्लीन कैसे होती है एनलार्ज? ओके, गुड पॉइंट। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया में हाइपोस्प्लीनिज्म होता है, इनिशियली स्प्लीन लार्ज होती है। हेपेटाइटिस क्यों नहीं लगते? सबसे आसान वाली। और
What other causes are there? किसी को कोई भी स्प्लीन की enlargement की causes नहीं आती. Bedside में they asked you like 100 times. Tell me the cause of enlarged spleen. Cirrhosis जो मैंने hepatitis का, why not cirrhosis? Hepatitis, malaria, और क्या होता है? शाबाश, histoplasmosis, what else? एक्यूट इन्फेक्शन, ऐसे ऑब्सोलीट आंसर्स नहीं देने जिनका कोई सेंस ना बनता हो. लिखो कौन सी वाली एक्यूट इन्फेक्शन में हो रहा है. लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसी सेप्सिस की वजह से, ब्रूसेलोसिस, सैल्मोनेला की वजह से हो रहा है. यस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, वेरी गुड. अच्छा, व्हाट क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इस डिजीज में प्रेजेंट होती है? हमने अब डायग्नोसिस बनाया इसका CML. तो कौन सी क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होती है इसमें? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है. उससे क्या होता है पूरा लिखना है. शॉर्टेन 22 फ्रॉम अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल ऑन क्रोमोसोम 9 रिजल्ट्स इन BCR-ABL टायरोसिन काइनेज बनता है. अच्छा, व्हाट इज द ड्रग ट्रीटमेंट एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट? What is the drug treatment and curative treatment of CML? एक ही ड्रग किया. जब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कर रहे हो तो BCL-ABL टायरोसिन काइनेज देंगे हम. हमारे पास है टायरोसिन काइनेज. फर्स्ट लाइन में इमिटिनिब है, सेकंड लाइन में नीलोटिनिब है. दूसरे हमारे पास ड्रग्स है हाइड्रोक्सी यूरिया हाइड्रोक्सी कार्बामाइड जिसको कहते हैं. अल्फा इंटरफेरॉन है हमारे पास. और इन दी एंड हमारे पास हमेशा इन ल्यूकीमिया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है.